वेद प्रताप वैदिक लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर हाफिज सईद से कोई मिलकर आया है तो सरकार को जानकारी क्यों नहीं थी, और नहीं थी तो फिर क्या ये चूक नहीं है, और चूक है तो वेद प्रताप वैदिक से पूछा क्यों नहीं जा रहा कि हाफिज सईद से मुलाकात में क्या हुआ है। लेकिन वेद प्रताप वैदिक के दावे तो देखिए कहां तक जा रहे हैं। तफ्तीश मेरी कौन करेगा, किसकी हिम्मत? नहीं, हिम्मत वाली बात नहीं है। कौन प्रधानमंत्री ऐसा है? क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है आपको लगता है सरकार के? हिंदुस्तान का कौन प्रधानमंत्री ऐसा है जो ये दावा करे कि मैं वैदिक से ज्यादा देशभक्त हूं? उनके मुंह पर पूरा देश थूकेगा। कुछ ऐसा है वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का अंदाज। कांग्रेस के मित्र जानते हैं, और यही मित्र लोग जो अभी संसद में खड़े हैं, नरसिंह राव जी के ज़माने में मुझे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोला करते थे, और इनको मालूम है कि उस ज़माने में भी मैं पड़ोसी देशों के सारे राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से निजी तौर पर मिलता था। उनमें से कई मेरे घर भी आते थे। बेनज़ीर भुट्टो भी जब यहाँ आई हैं, लंबी मुलाकातें उनके साथ मेरी हुई हैं। और बेनज़ीर भुट्टो जब दुबई में रहती थी और मैं कई बार दुबई से होते हुए जाता था, वो मुझे लेने के लिए आती थी, उनसे मेरी बहुत बात होती। ऐसे तमाम किस्सों से करते हैं वो अपने कद का बखान। देश के कई प्रधानमंत्रियों से उनकी दांत काटी दोस्ती रही है। इंदिरा जी इतना मुझे खुद घर बुला के कहती थी कि बबरक कारमाल, प्रधानमंत्री बबरक कारमाल आपके दोस्त हैं, वो हमारे एम्बेसडर से 6 महीना हो गए, अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, कि आप जाके उनसे कह सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं कह सकता हूँ। पड़ोसी मुल्कों को वो सलाह देने का काम करते रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूँ कि पड़ोसी देशों के नेताओं के साथ मेरा संबंध इतना मधुर है कि खुल के बात होती है, मुझसे कोई बात छुपाते नहीं है। और मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि उनको जो भी सलाह दूँ वो ईमानदारी से दूँ, वो पूरे दक्षिण एशिया के हित में हो। ये वेद प्रताप वैदिक के दावे हैं, लेकिन उनके दावों का पोस्टमार्टम भी होता रहा है। देखिए, बोलते बहुत हैं, बड़बोलापन उनमें हमेशा रहा है, और काफ़ी आत्मविश्वास के साथ में वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग पुणे साथ में गए थे, और एक बड़ा आयोजन था, बहुत बड़ा सभागार था, वहाँ पे इतनी भीड़ में और इतने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा कि कल नरसिम्हा राव का फ़ोन आया, हम दाढ़ी बना रहे थे और हमारी पत्नी ने कहा कि पीएम लाइन पर है, तो हमने कहा उनको होल्ड कराइए, आप देख नहीं रही हैं कि हम दाढ़ी बना रहे हैं। थोड़ी आत्ममुग्धता उनमें है, और अपने महत्व को थोड़ा बताने की और अपने संबंधों के बारे में थोड़ा सा बखान करने का उनका एक स्वभाव है, जिससे हम लोग काफ़ी परिचित हैं। 55 साल से पत्रकारिता कर रहे वेद प्रताप वैदिक के तमाम अंदाज, शौक और उनके बड़बोलेपन की आदत से वाकिफ तो सब थे, लेकिन दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात के पूरे घटनाक्रम से उनके इसी अंदाज पर कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या प्रचार की भूख में वेद प्रताप वैदिक ने इस मुलाकात का खुलासा सोशल मीडिया में तस्वीर के जरिए किया? वैदिक जी ने अपने स्तर के ऊपर जब उनको थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि हाफिज सईद से मुलाकात संभव हो रही है, तो उन्होंने मुलाकात तो कर ली। वो मुलाकात जो है उसमें कोई पत्रकार जैसी बात नहीं थी, न उन्होंने कोई इंटरव्यू किया, न कोई इंटरव्यू हाफिज सईद ने उनको दिया। यहाँ लौट करके उनको लगा कि हाफिज सईद का जितना हवा और जितना यहाँ पे आतंक है, जो कि स्वाभाविक है कि वो आतंकवादी है, तो उस आतंक के बीच में वो अपनी उस कथित बातचीत का हवाला दे करके अपनी छवि को जो है वो चमका लेंगे, और वो उल्टा पड़ा, बल्कि छवि उनकी इससे धूमिल हो गई। योग गुरु बाबा रामदेव के करीबी माने जाने वाले वेद प्रताप वैदिक जून के महीने में एक कार्यक्रम के सिलसिले में 13 लोगों के साथ पाकिस्तान गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद बाकी लोग तो भारत लौट आए, लेकिन वेद प्रताप वैदिक वहीं रुक गए, और फिर इसी 2 जुलाई को उनकी मुलाकात आतंकी हाफिज सईद से हुई। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनहगार है, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा का मुखिया है। अमेरिका ने तो हाफिज पर 60 करोड़ का इनाम रखा है। वेद प्रताप वैदिक का दावा है कि वो एक पत्रकार की तरह हाफिज से मिले थे, लेकिन जानकार उनके इस दावे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पत्रकार के नाते वो मिल सकते हैं, पत्रकार के भेष में नहीं मिल सकते हैं। पत्रकार के नाते अगर मिले हैं तो उनको ये साबित करना होगा कि पत्रकार के नाते मिले हैं। तो इसमें साबित कैसे होता है कि आप लौट करके कहीं न कहीं लिखते हैं, और वो 10 अखबारों में लिख सकते हैं। उनको कल मैंने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि हमारे अखबार में लिखते हैं वो,
तब तो वो अलग मूड में थे, कहने लगे नहीं अखबार तो कितने लोग पढ़ते हैं, टीवी बहुत लोग देखते हैं, तो टीवी पर मैं जो बात कह रहा हूँ ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है, तो टीवी पे आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। टीवी पर सिवा इसके कि मैं मिलने गया, मैंने जान जोखिम में डाल दी, पर क्या बातचीत की, ये पत्रकारिता नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ यह है कि वैदिक जी को अगर वो एक पत्रकार के रूप में उनसे मिले और इतनी लंबी बात हाफिज सईद से उन्होंने की, तो उन्होंने हाफिज सईद से क्या पूछा, उसने क्या जवाब दिया, वो सवाल जवाब पहले एक साक्षात्कार के रूप में या एक खबर के रूप में या एक लेख के रूप में देश के सामने आने चाहिए थे। उनकी फोटो उसके साथ आती तो ठीक होता। अपनी इस मुलाकात के बाद वैदिक अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए शाबाशी की उम्मीद कर रहे हैं। और आप इस बात को क्यों अप्रिशिएट नहीं करते कि मैंने अपनी जान दांव पे लगाई कि जहां इतने लोग बंदूक लिए, स्टेन गन लिए खड़े हुए हैं, मैं वहां पहुंच गया। मुझसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा भी, मजाक में कहा कि देखिए आप जब जाएंगे, कोई ड्रोन अटैक हो गया, वो अमेरिकन की जद में हैं, कोई ड्रोन अटैक हो गया तो मैंने कहा हो गया तो हो गया, अब 70 साल की उम्र है, अब मर भी गए तो क्या हुआ। उन्होंने तो इस तरह से पेश किया है कि जैसे कितने खतरे उठा करके, जबकि उस तस्वीर में कहीं नहीं लगता कोई भी खतरा जो है इर्द गिर्द नहीं है, न उनके चेहरे पर है। लेकिन सरकार से लेकर वरिष्ठ पत्रकार तक उनके इस कदम की निंदा कर रहे हैं। इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसमें कोई बैक चैनल नहीं है, और मैं केवल अप्रूव नहीं कर रही इस मीटिंग को, मैं यहां खड़े होकर के कहना चाहती हूं कि मुंबई हमले का मुख्य आरोपी, उससे ये मुलाकात केवल डिसअप्रूवल के काबिल नहीं है बल्कि भत्सना के काबिल है, और मैं इसकी पुरजोर निंदा करती हूं। और सरकार पर यह भी सवाल उठ रहा है कि सिर्फ निंदा से क्या होगा, ये पता भी तो करना चाहिए सरकार को कि इस मुलाकात में हुआ क्या। अगर इंटरव्यू नहीं हुआ है तो आईएसआई के संरक्षण में रहने वाला हाफिज सईद, उससे जाकर अगर कोई व्यक्ति पत्रकार बनकर भी मुलाकात कराता है और इंटरव्यू नहीं करता है, तो फिर उस मुलाकात में क्या हुआ है, क्यों मिला हाफिज सईद, क्यों मिले नवाज शरीफ वेद प्रताप वैदिक से, क्या सरकार को पता नहीं करना। ये सवाल पर सरकार पर उठ रहे हैं, लेकिन वेद प्रताप वैदिक के दावे लगातार जारी हैं। देखिए, खुद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विशेषज्ञ बताने वाले वैदिक की इस मुलाकात के बाद कांग्रेस हमला कर रही है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उसे मुलाकात की जानकारी थी, जबकि कहा यह जा रहा है कि रामदेव के करीबी वेद प्रताप वैदिक के इस कदम से सरकार का मजाक बना है। इससे नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से इस सरकार को नुकसान हुआ है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी नुकसान हुआ है, और कई तमाम तरह की अब आशंकाएं और नई नई चीजें हवा में चलने लगी हैं। ये नहीं होता तो बहुत अच्छा था। वेद प्रताप वैदिक को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक समय के साथ दिशा बदलते रहना उनकी पुरानी आदत रही है। वेद प्रताप वैदिक के पिता हिंदू महासभा में थे। वैदिक सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और समाजवादी नेता सांसद मनीराम बागड़ी के काफी करीब हो गए। कुछ वक्त बाद वेद प्रताप वैदिक कांग्रेस में चले गए। नवभारत टाइम्स अखबार के साथ जुड़े। जनसत्ता अखबार के मुताबिक जब वहां वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ शिकायतें होने लगी तो न्यूज एजेंसी भाषा के संपादक हो गए। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो वैदिक उनके करीबी हो गए, और वैदिक का दावा तो ये भी है कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ दोपहर में ताश खेला करते थे। नरसिम्हा राव के साथ अपने रिश्तों का बखान खुद वैदिक ही जी भर कर करते हैं। नरेंद्र मोदी से मैं जितनी बार मिला हूँ पत्रकार के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, उससे मैं समझता हूँ 100 गुना ज़्यादा मैं मनमोहन सिंह जी से मिला हूँ। मनमोहन सिंह जी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैं उनको बड़े भाई की तरह आदर करता हूँ। और नरसिंह राव जी के ज़माने में तो मनमोहन सिंह जी और जितने मंत्री हैं वो सारे मुझसे रोज़ बात करते थे। और मैं आपको ये कहना नहीं चाहता हूँ, ये बात बड़ी वेंग्लोरियस लगेगी कि मुझसे उम्र में जो 10-10 साल बड़े हैं वो मुझे सर सर कहते थे। जनसत्ता अखबार के मुताबिक जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो मुलायम सिंह के कार्यकाल में जिन पत्रकारों को पैसे बांटे गए थे उनकी एक लिस्ट जारी की गई। इस सूची में वेद प्रताप वैदिक का भी नाम था और उन्हें मुलायम सिंह की तरफ से 20 लाख रुपए दिए गए थे। वेद प्रताप वैदिक ने इस खबर का ना कभी खंडन किया और ना ही कभी इसको स्वीकार किया। सिलसिला आगे बढ़ा। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो वो संघी हो गए, फिर वो बाबा रामदेव के नजदीक आ गए, लेकिन रामदेव के साथ उनके रिश्तों पर सवाल उठे तो वैदिक बिफर गए। अरे रामदेव से करीबी माना जाता हूँ, ये नहीं क्या मैं रामदेव का नौकर हूँ? बिल्कुल। रामदेव मेरे बेटे की तरह हैं। रामदेव जो ब्रह्मचारी थे उनके गुरुकुल में जाके दीक्षांत भाषण देता था। आपकी वैदिक अपने कद को लेकर जो दावे करते हैं उन पर यकीन न करने पर भी उन्हें गुस्सा आ जाता है। अगर आप चाहें
तो मैं फिर पाकिस्तान जा सकता हूँ, लाहौर जाके मैं मालूम कर सकता हूँ या फ़ोन वोन करके बता सकता हूँ अगर आपको बहुत ज़रूरत हो और आपको उस लड़के का अचार बनाना हो या मुरब्बा बना के रखना हो तो मैं नाम ला के आपको बता दूंगा। कोई छुपाने की तो बात है नहीं मेरे पास। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले 70 साल के वेद प्रताप वैदिक का दावा है कि वो 55 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। दावा ये भी है कि जब वो बतौर छात्र रिसर्च कर रहे थे तब वो पड़ोसी देश में भाषण देने जाते थे। मैं गया जनवरी 1981 में, बबरक कारमाल से मेरी 3.5 घंटे मुलाकात हुई पहली बार। जब मैं विद्यार्थी था, वहाँ रिसर्च स्कॉलर था अफगानिस्तान में। बबरक कारमाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और कई बार वो अपनी पब्लिक मीटिंग्स में मुझे ले जाके मेरी तकरीर कराते थे और मैं वहाँ बोलता था कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मार्क्स के सिद्धांत मुझे पसंद है। अगर कल वो कहें कि ओबामा ने उनको फ़ोन किया कि नाश्ते पे आइए, हमने मना कर दिया है, तो कह सकते हैं। यानी वो उनका अंदाज है और वो इसमें रस लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बार जो उनका ये अंदाज है उनको भारी पड़ा। वेद प्रताप वैदिक के दावों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन मौजूदा विवाद हाफिज से उनकी मुलाकात का है। मुलाकात के करीब 10 दिन बाद देश को जिस तरीके से वैदिक ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है, उस तरीके की निंदा हो रही है। वो पत्रकार का धर्म निभाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बतौर पत्रकार जो उन्हें करना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, और जो हो रहा है वो सुर्खियां बटोरने का तरीका ज्यादा मालूम हो रहा है।